गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू फिलोसफी क्लास। आज मैं सेमेस्टर 2 के साइंटिफिक मेथड फिलोसफी इसके अंतर्गत मैं फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन बताऊंगी। प्रीवियस क्लास में मैंने एक फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन बताया था जो कि प्राकृतिक समरूपता नियम था। आज हम उसका दूसरा आधार आकारिक आधार बताएंगे कि आगमन तर्कशास्त्र के दो आकारिक आधार में एक आकारिक आधार प्राकृतिक समरूपता नियम है, जबकि दूसरा आकारिक आधार कार्यकारण नियम है। कार्यकारण नियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक कारण का से कार्य उत्पन्न होता है और कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है। कारण और कार्य में अन्योनाश्रय संबंध होता है। इस संसार में सभी वस्तु कारणार्थ ही उत्पन्न होते हैं, कारण से ही कार्य उत्पन्न होते हैं। जब किसी परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको एक घटना कहते हैं, और इस घटना में जब परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तन है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। प्रत्येक कारण का से कार्य उत्पन्न होता है, और जो कार्य होते हैं उसका बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि अचानक जब हम परीक्षा में या वर्ग में या कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो कुछ बच्चे अचानक झगड़ पड़ते हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं इस झगड़ा का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। हो सकता है इसका कारण आपसी मित्रता हो सकता है किसी की पैसे चोरी हो सकता है कि किसी का कुछ खो गया हो सकता है कि किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो। कोई भी कारण हो सकता है, यानी बिना कारण से कोई कार्य पैदा नहीं होता है। यानी कि अगर कोई बीमार पड़ा है तो वो बीमार पड़ा है तो उसका कोई कारण है जिसके कारण वो बीमार पड़ा है। तो बिना कारण के कार्य पैदा नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी संसार में नई बातें होती है उसका कोई कारण होता है और बिना कारण के कार्य नहीं होते। जितनी भी है व्यवस्थाएं हैं या परिवर्तन है उसका एक कारण है। अभी भी आज के डेट में हम बता रहे हैं कि आज दिनांक 30/7/2025 है, और आज भूकंप और सुनामी की लहरें जो एशिया जो यूरेशिया का क्षेत्र है वहाँ पे आया है, जिसका इफ़ेक्ट बताया जा रहा है कि इस सुनामी और भूकंप जो समुद्र में है तो सुनामी है जिसका इफ़ेक्ट नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में यूरेशिया के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी तीव्रता 8.8 आंकी गई है। कहीं इसका प्रभाव 7 भी है, तो ये देखने को मिलता है। तो बिना कारण के कार्य पैदा नहीं है। जब तक अंदर भूकंप आया, समुद्र में जो भूकंप होते हैं उसको सुनामी कहते हैं, और जो धरातल पर होते हैं उसे भूकंप कहा जाता है। तो वो बिना कारण का कार्य नहीं होता, यानी कि वहाँ दो प्लेटें टकराई हो या जो किसी तरह अंदर हलचलें हुई है जिसके कारण ये सुनामी आया, जिसके कारण समुद्र में सुनामी आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रकृति में कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता है, क्योंकि हम दर्शन शास्त्र में या कोई भी शास्त्र में ये पढ़ते हैं कि शून्य से कुछ पैदा नहीं होता है। शून्य से केवल शून्य पैदा होता है, शून्य से शून्य ही पैदा होता है। शून्य से कुछ और पैदा नहीं हो सकता है। हम ये तथ्य को तात्विक जगत छोड़ के हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम आकारिक आधार और ये मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड इसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रांसेंडेंटल की वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि संसार की रीति के अनुसार बराबर कार्य का एक कारण होता है, बिना कारण का कोई कार्य पैदा नहीं होता है, और प्रत्येक कारण से कार्य पैदा होता है। अब यहाँ पर इसी को नियम कहते हैं, लॉ, इसी को नियम कहते हैं। ये एक रीत है, एक व्यवस्था है जिसमें कारण से कार्य पैदा होता है और हर कार्य का कारण होता है।
भारतीय दर्शन में सत्कार्यवाद इसको लेकर के सिद्धांत है जो विश्व की उत्पत्ति को दिया है, और सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, शून्यवाद का सिद्धांत, कई सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। और सत्कार्यवाद, शून्यवाद, विवर्तवाद, कई तरह के सिद्धांत आए हैं जो तात्विक दृष्टि से उसकी व्याख्या विश्व का करने का प्रयास किया है। लेकिन हम यहाँ आकारिक आधार की बात कर रहे हैं, जहाँ की यथार्थ जो हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी जीवन की बात कर रहे हैं, या व्यवहारिक पक्ष पर हम जोर दे रहे हैं। तो जो कार्य कारण का संबंध है, जो हम आगमन तर्कशास्त्र के आकारिक आधार हैं, इसमें गुण की दृष्टि से कार्य कारण के 4 आवश्यक लक्षण बताए गए हैं। पहला कारण पूर्ववर्ती, दूसरा है नियत पूर्ववर्ती, तीसरा है तीसरा है उपाधि रहित अनकंडीशनल, और चौथा है तात्कालिक कारण। यानी ये कारण के ये 4 लक्षण होंगे तभी उसका सही परिणाम हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम एक एक कर उसकी व्याख्या करते हैं। कारण पूर्ववर्ती होता है, किसी घटना का कोई ना कोई कारण होता है और कारण से ही कार्य पैदा होता है। जैसे दवा, तो दवा एक कार्य है, इसका कारण क्या है? बीमारी, उससे मरीज ठीक होता है। उसी प्रकार पानी, ये कारण पानी है तो ये कार्य है, और इसका काम क्या हुआ? पानी जो है ये कारण है, और कार्य क्या है? प्यास बुझना। प्यास को बुझाने का कार्य होता है, प्यास बुझती है, लेकिन उसका कारण क्या है? पानी पीने से प्यास बुझती है। उसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं, खाना खाना, तो उसका कारण क्या है? भूख लगना। भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं और भूख समाप्त हो जाती है। यानी कि प्रत्येक कारण का कार्य होता है और कारण पूर्ववर्ती होता है, ये हमेशा चलता रहता है। कारण से कार्य पैदा होता है। यदि पंखा चल रही है तो हमने स्विच दबाया है, स्विच दबा है तो पंखा चल रही है, बिना स्विच दबाए पंखा नहीं चलती। कभी कभी प्रकृति में अचानक कोई घटना घट जाती है और ऐसा लगता है कि बिना कारण के इतनी तेजी से घटना घट जाती है, उसमें लगता ही नहीं है कि कोई कारण हुआ होगा, लेकिन असल में बिना कारण का कोई कार्य पैदा नहीं होता है। जैसे कि अचानक से स्विच दबाए और रोशनी आ गई, तो रोशनी का कारण यहाँ स्विच दबाना है और अंधकार उसके साथ ही चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, स्विच दबाए, स्विच कारण हुआ, रोशनी कार्य हुआ, और उसका फिर दूसरा क्या हुआ? परिणाम एक और निकला कि अंधकार भी चला गया। तो अंधकार जाना एक कार्य हुआ, उसका कारण प्रकाश होता है। तो हम इसकी आगे चर्चा करेंगे परिणाम की दृष्टि से भी, अभी हम गुण की दृष्टि से परिचर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कारण और कार्य साथ साथ चलता है, और कारण हमेशा कारण जो होता है कार्य का पूर्ववर्ती होता है। अब दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे, नियत पूर्ववर्ती। कारण हमेशा नियत पूर्ववर्ती होता है। हम देखते हैं कि हमेशा कारण पूर्ववर्ती और कार्य अनुवर्ती होता है। जैसे हमने दवा खाई है तो दवा खाने से हम बीमारी ठीक हुआ है। तो हम बीमार पड़े थे, तो बीमार पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमने मतलब खाना इस हिसाब से खाया है कि वो 3 दिन के खाना पड़ा हो और हमने खा लिया है, जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ और बीमार हो गए। या तो हो सकता है कि मैंने ओवर खाना खा लिया हो, इससे बीमार पड़े हैं। या तो हो सकता है कि मुझे फिजिकल अंदर से कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हो। तो यहाँ कई कारण, या हो सकता है कि मैंने बहुत देर में खाना खाया इसलिए। तो यहाँ पर कई कारण होता है, लेकिन कारण वही होगा जो ठीक पूर्ववर्ती हो, तुरंत नियत पूर्ववर्ती हो। ये नहीं कि हम परसों खाना खाएं, आज ये हो रहा है, तो वो नहीं, ठीक नियत पूर्ववर्ती होनी चाहिए, तभी उसको कारण कहा जा सकता है। ये कभी कभी ये होता है कि वो नियत पूर्ववर्ती होता है, और कभी अनियत पूर्ववर्ती भी होता है। जो कारण का पूर्ववर्ती होता है, कारण जो पूर्ववर्ती होता है वो 2 तरह का होता है, एक नियत एक अनियत। जो हमेशा नियत रूप से पूर्ववर्ती होगा वही कारण है। जैसे हमेशा बादल रहेगा, घनघोर बादल रहेगा तभी बारिश होगा, ऐसा नहीं हल्की बादल हो तो बारिश हो, नहीं।
वो ज्योग्राफिकल इवेंट बादल रहने पे बारिश होता है। हमने हमेशा ये देखा है बादल रहा है तो बारिश हुआ है, घनघोर बादल रहा तभी बारिश हुआ है, हल्की बादल में बारिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि घनघोर बादल होता है तभी बारिश होती है। तो यहाँ पर हमें पूर्ववर्ती कारण को देखना पड़ेगा। अगर वो पूर्ववर्ती नहीं है तो उसको कारण नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए यह कहा हमेशा ये देखता है कि हर कारण से हर कार्य पैदा नहीं होता है, केवल अमुक कारण से ही कार्य पैदा होता है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा है उपाधि रहित, मतलब यहाँ शर्त रहित होना चाहिए। अभी तक आपने कारण के दो लक्षण सुनाए हैं मैंने, एक है पूर्ववर्ती और दूसरा है नियत पूर्ववर्ती। तीसरा यह अनकंडीशनल है। अगर नियत पूर्ववर्ती होने पर भी किसी घटना को मान लिया जाए तो दिन का कारण रात और रात का कारण दिन मानना पड़ेगा। तो इस तरह हम फिर दिन का कारण रात, रात का कारण दिन, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन यहाँ नियत पूर्ववर्ती होने पर ना तो दिन का कारण रात है ना रात का कारण दिन है, बल्कि इसका कारण पृथ्वी का घूमना है। तो ये शर्त रहित होना चाहिए। यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके तरफ सूर्य होता है वो दिन हो जाती है और जिससे सूर्य दूर होता है वहाँ रात हो जाती है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो दिन रहता है, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वो रात होता है। इस प्रकार यह घटना पैदा होने से यह जो घटना को पैदा करती है वो शर्त रहित होनी चाहिए, उपाधि रहित होनी चाहिए, तभी उसको कारण माना जाएगा। अच्छा, घटना को पैदा करने के लिए किसी अन्य शर्त पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप बादल वर्षा का नियत पूर्ववर्ती है, जो कि स्वयं वर्षा का वो कारण है। अगर बादल ना हो तो बारिश नहीं होगी। सघन बादल होने पर ही बारिश होता है, वो कोई और कारण पर बारिश नहीं हो सकता। अभी के ज़माने में यदि आर्टिफिशियल वर्षा होती है तो ये एक अलग चीज़ हुआ। अच्छा, दवा का खाना, बीमारी का छूटना, ये एक कारण कहलाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि दवा के ना खाने से बीमारी ठीक हो। तो ये मतलब उपाधि रहित होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से उसका कारण होता है नियत पूर्ववर्ती। अब दवा खाएंगे तो बीमारी ठीक होगा, ये एक प्रोसेस के तहत होता है। ये भी ध्यान में रखना है, जो पूर्ववर्ती कार्य या घटना के पहले नियत रूप से आने पर उस घटना को पैदा करने की शक्ति नहीं रखता है, वो कारण नहीं कहला सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिससे कार्य उत्पन्न करने की उसमें क्षमता नहीं हो उसको कारण नहीं कहा जाए। जैसे कंकड़ से तेल नहीं निकल सकता है, तेलहन पदार्थ से ही तेल निकलेगा, तभी वो कारण होगा। मतलब जिसमें शक्ति हो कार्य पैदा करने की, वो ही कारण हो सकता है। तो कारण वह होता है जो कार्य की पैदाइश करने के लिए किसी दूसरे की उम्मीद ना करे, बल्कि स्वयं पर निर्भर हो, वो दूसरे पर आश्रित नहीं हो, दूसरे पर अविलंबित नहीं हो, तो वो कारण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए इसे उपाधित रहित, शर्त रहित, मतलब अन्य पर निर्भर कारण। अभी तो मैंने तुरंत बताया कि तिलहन पदार्थ से नहीं। अब मान लीजिए सरसों है तो उससे तेल निकल सकता है। अब सरसों अपना तेल निकालने के लिए कोई और दलहन पदार्थ को नहीं ले लेगा, वो अपने अंदर की क्षमता के आधार पर ही वो पैदा करेगा, उससे तेल निकल सकता है। तो आपको ये उपाधि रहित का मतलब है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कॉज, वो स्वयं पर आधारित है। अब अगला है तात्कालिक कारण। तात्कालिक पूर्ववर्ती होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ पर पूर्ववर्ती, नियत और उपाधि रहित। चौथा है तात्कालिक पूर्ववर्ती होना आवश्यक है। यदि तात्कालिक पूर्ववर्ती ना हो तो भी उसे कारण नहीं माना जा सकता है। जैसे ही सघन बादल आएगा वर्षा होगी, दवा खाने से बीमारी छूटेगी। चूंकि कारण की उपस्थित होने से कार्य पैदा होता है, अगर कार्य तुरंत पैदा नहीं होता है तो उसका कारण वो नहीं हो सकता है, कोई और कारण होगा।
इसीलिए तात्कालिक पूर्ववर्ती, आज मैंने 3 दिन पहले ही अगर मान लिया जाए हमने कुछ छोले भटूरे या कुछ ऐसे तिलहन चीज़ खा लिया है या अधिक मात्रा में खा लिया है और 3 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको कारण नहीं माना जाएगा। वो तात्कालिक तुरंत पूर्ववर्ती होना चाहिए। गुण की दृष्टि से तात्कालिक, उपाधि रहित नियतिता और पूर्ववर्ती को कारण कार्य का लक्षण माना जाता है। ये 4 इम्पॉर्टेंट गुण की दृष्टि से ये 4 इम्पॉर्टेंट शर्तें हैं जो कार्य कारण का लक्षण माना जाता है। यहाँ पर कार्य कारण के यहाँ पर थोड़ा सा और मैं कार्य कारण संबंध को लेकर थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी। सबसे पहले कारण और कार्य 2 घटना हैं। घटना का अर्थ है ये दोनों पैदा होना है, पहले कारण दूसरा कार्य है। सबसे पहले आसमान में बादल आएगा, फिर बारिश होगी। ये बादल का आना एक घटना है, क्योंकि परिस्थिति किसी भी तरह परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन बादल आने के बाद हो सकता है तभी वो बारिश होगी। अगर बादल आता है और परिस्थिति परिवर्तित नहीं होती तो बारिश नहीं होगी। तो ये एक निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वो परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जैसे कि लॉ ऑफ कॉजेशन में या नियम कहा जाता है। ये आकारिक आगमन का एक महत्वपूर्ण आधार है कि प्रकृति में उसमें परिवर्तन होता है और प्रत्येक घटना का एक कारण होता है। सूखी हुई जमीन भीग जाएगी और इस तरह हम देखते हैं कि कार्य कारण के उत्पत्ति से परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण ही ये घटनाएं जन्म लेती है। यहाँ पर अभी हमें बादल और वर्षा का उदाहरण हमने दिया है, जहाँ पर पहले नज़र में मैंने बताया सघन बादल रहेगा तो परिस्थितियाँ बदलेगी, बारिश होगी, फिर ज़मीन जो सूखी है वो भीगेगी, भीगने के बाद फिर ऐसा होगा कि वो गीली होगी और फिर उसमें अगर वो भूमि है जिसमें फसल उपजते हैं तो उसमें अनाज बोए जाएंगे और फिर फसल पैदा होगा। तो यहाँ परिस्थितियाँ परिवर्तन एक घटना के बाद हमने ये देखा कि कारण है वर्षा, सघन बादल, बारिश हुआ, उसके बाद लगातार एक के बाद एक लगातार एक सीरीज में घटनाएं परिवर्तित होता गया और ये कार्य कारण जो कारण है कार्य में परिवर्तित, कारण फिर कार्य में परिवर्तित होता गया। ये एक सिलसिलेवार तरीका कार्य कारण संबंध का चलता रहता है। कारण और कार्य में सापेक्ष संबंध भी होता है। दोनों तो एक दूसरे, ये 2 घटनाएं होती है, एक कारण और दूसरा कार्य, और दोनों में सापेक्ष संबंध होता है, ये निरपेक्ष नहीं होता है। यदि कारण में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आएगा तो कार्य ऑटोमेटिकली उसमें परिवर्तन आएगा। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले कि धूप निकली और ज़मीन में जहाँ पर तालाब पोखर सभी है, तो धूप से उस पर असर पड़ा, पानी गर्म हुआ, वाष्प निकला, वाष्प निकल के बादल बना, बादल के बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन में 2 विपरीत हवाएं टकराई और उसके बाद परिस्थितियां परिवर्तन होने के बाद 2 बादलें टकराई और फिर सघन बादल टकराने से फिर बारिश हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इसमें पूरे में एक सापेक्ष रिलेशन है, ये निरपेक्ष संबंध नहीं है, सापेक्षता है और सभी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित रहती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ कार्य कारण संबंध केवल ना आकारिक आधार है आगमन का, बल्कि उसके जो आधार हैं उस कई स्तर से होकर गुजरते हैं। प्राकृतिक समरूपता नियम और कार्य कारण नियम के ये सभी शर्तें हैं जिसमें कि पूर्ववर्ती, नियतता, उपाधि रहित और तात्कालिक माना जाता है। और तीसरा यह है कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है और एक कारण के बाद दूसरा कार्य पैदा होता है और ये लगातार चलता रहता है, ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। कभी कार्य कारण में डायरेक्ट रिलेशन होता है और कभी कार्य कारण में इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। जैसे हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने से विद्यार्थी अगर प्रथम श्रेणी से पास होकर अच्छा नंबर लाता है तो उसको नौकरी मिलती है। अच्छी नौकरी मिलने से अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिलने से जीवन सुखी बीतता है और यहाँ सुखी से जीवन बिताने का साक्षात या निकटस्थ कारण अच्छा पैसा मिलना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साक्षात कारण और कार्य में संबंध है
है और इसमें साक्षात्ता आती है और इसी के आधार पर ये संबंध स्पष्ट होता है। तो यहाँ कार्य कारण में निकटता, सापेक्षता, नियतता, ये सब सीरीज में हमें देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे परिणाम की दृष्टि से। ये गुण की दृष्टि से मैंने चर्चा की, परिणाम की दृष्टि से अगर आप देखें तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कार्य कारण में परिणाम की दृष्टि से भी बराबर होता है। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि जितनी मात्रा में सूता है, चादर में जितना सूता लगा है और चादर, दोनों की मात्रा बराबर होती है। परिणाम के दृष्टि से दोनों इक्वल होते हैं। जितना कारण है उतना कार्य होगा। ऐसा नहीं है कारण ज़्यादा है और कार्य कम है। दोनों ही परिणाम की दृष्टि से बराबर हैं। जितना सूता का वजन है, चादर बनने के बाद उसका भी वजन उतना ही है। उसी प्रकार एक मकान को बनने के लिए जितनी ईंटें की ज़रूरत है, मकान बनने के बाद वो ईंटें को आप देखेंगे तो उसमें उतना ही ईंटा लगा हुआ है। तो कारण और कार्य की दृष्टि से ये बराबर होता है। यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कारण और कार्य दोनों की मात्रा में कहीं कम और ज़्यादा नहीं है, ना कोई न्यून है ना कोई अधिक है, दोनों ही बराबर हैं। और इसके आगे हम ये बताना चाहते हैं, यदि एक घटना का कोई कारण है, अकारण है और उससे बी कार्य पैदा होता है, बी कार्य अगर पैदा हो रहा है, यहाँ पर कार्य पैदा हो रहा है बी, तो आप ये जान लीजिए फिर बी कारण बनेगा, सी पैदा होगा, फिर सी कारण बन जाएगा, डी पैदा होगा, फिर डी कारण बन जाएगा और ई कार्य पैदा होगा। ये कार्य कारण का एक सिलसिला चलता रहता है। जैसे कि अभी मैंने तुरंत एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया था कि अगर नीचे जमीन में, पोखर में, समुद्र में, सब जगह पर बारिश है, तेज धूप होता है, उससे पानी गर्म होता है, वो परेट होकर ऊपर जाते हैं, फिर वो जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा बनता है कि जो बादल बन के ऊपर जाते हैं, फिर दो सघन बादल आपस में टकराते हैं, दो विपरीत दिशा की हवाएं टकराती है, उसके बाद फिर वर्षा होता है, फिर वर्षा होने के बाद जो ज़मीन पर किसान फसल बोते हैं, फसल बोने से फिर अनाज पैदा होता है, अनाज पैदा होने से उस देश या उस समाज के लोगों को सस्ते अनाज मिलता है और फिर वो अपना जीवन गुजर बसर करता है। वो अनाज बेचकर किसान फिर उसको अच्छा रकम मिलता है, फिर अच्छा रकम मिलने से वो अपना जीवन सुख से गुजारता है। तो यहाँ देखिए कि एक घटना दूसरे घटना से किस प्रकार जुड़ी हुई है। एक कारण से दूसरा कार्य, फिर दूसरा कारण बन जाता है, कार्य ही कारण बन जाता है, फिर कार्य पैदा करता है, फिर कार्य ही कारण पैदा करता है। मतलब कार्य एक कारण दूसरा कार्य और फिर दूसरा फिर उसका कारण बन जाता है। अभी मैंने कहा कि यहाँ एक कार्य एक है तो उसका कारण एक कार्य है तो उसका कारण बी है, तो बी फिर कारण बन गया, सी कार्य पैदा हुआ, सी फिर कारण बन गया तो डी कार्य पैदा हुआ, फिर डी कार्य बना, फिर डी यहाँ कार्य हुआ तो फिर वो किसी और का कारण बन जाएगा, ई का कारण बन जाएगा और ई कार्य होगा। तो ये एक सिलसिला में ये लगातार चलता रहता है, एक का कारण दूसरा, दूसरा का कारण तीसरा, ये लगातार चलता है। विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो विज्ञान में कहा गया है कि सब कुछ कंजर्व होता है, सब कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। यदि एक से दूसरा कार्य बना है, दूसरा से तीसरा कार्य बना, तो लगातार ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला का कारण दूसरा, दूसरा का कारण तीसरा ना हो, क्योंकि ये एक सिलसिला से चलता है और फिर एक कारण से दूसरा कार्य होता है और फिर वही कार्य पहले का कारण बनता है। ये लगातार चलता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि आगमन तर्कशास्त्र के आकारिक आधार में कार्य कारण सिद्धांत में किस प्रकार उसके गुण और परिणाम की दृष्टि से दोनों
उसके क्या-क्या लक्षण हैं और इसी के ये एक महत्वपूर्ण आधार है आगमन तर्कशास्त्र का, जिसके आधार पर हम अनुमान करते हैं और बृहत निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जो कि हम वहाँ पे विशेष से सामान्य की ओर, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर जाते हैं और एक आगमनात्मक छलांग लगाते हुए एक व्यापक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। आज के कक्षा में बस इतना ही। अगले कक्षा में मैं दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।